Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. इसराइल। क्या सोचते हैं आप जब मैं इसराइल का नाम लेता हूं? दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड कंट्री, जिसने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हजारों साल लंबी लड़ाई लड़ी। इतिहास के कई विशाल साम्राज्यों ने जिसको कई बार पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस देश ने अंतिम दम तक हार नहीं मानी। देखिए, 1948 में बहुत से संघर्षों के बाद इसराइल को अपनी एक अलग स्टेट आइडेंटिटी तो मिल गई, लेकिन उसकी परीक्षाएं अब भी खत्म नहीं हुई। इंडिपेंडेंस के बाद भी उसके एग्जिस्टेंस को बार बार चैलेंज किया गया, लेकिन इन सभी चैलेंजेस से लड़ते हुए ये खुद को कामयाबी के उस मुकाम पर ले जा पहुंचा जहां दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी इसराइल का लोहा मानती हैं। आज इसराइल की राइवल कंट्रीज उसके ऊपर आंख उठाने से पहले भी 10 बार सोचती हैं। लेकिन यदि आपने गौर किया हो, जब भी आज इसराइल की बात होती है तो हमारे दिमाग में अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंस नेबरहुड, पॉलिटिकल टेंशंस, एडवांस डिफेंस सिस्टम या उसके हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दे आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसराइल हाल ही में एशिया के बड़े बड़े रिसोर्स रिच जायंट्स को पीछे छोड़ते हुए एशिया की थर्ड रिचेस्ट कंट्री बन चुकी है। इसराइल की पर कैपिटा इनकम यूके और जर्मनी जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज और ऑयल रिच सऊदी या यूएई से भी ज्यादा है। 1990s के बाद से इसका एनुअल इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट्स में रहा है और ये एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है। तो यहाँ सवाल ये है कि लगभग 10 मिलियन की आबादी वाला ये छोटा सा देश, जिसके पास रिसोर्सेज के नाम पर रेतीले मैदान और डेड सी के अलावा कुछ भी नहीं है, उसने ये मुकाम कैसे हासिल किया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसराइल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इसी रिमार्केबल स्टोरी को ट्रेस करेंगे और जानेंगे कि इस छोटे से देश ने बिना किसी नेचुरल रिसोर्सेज और इतने टेंस और वायलेंट माहौल में खुद को कैसे ग्रो किया और भारत इससे क्या सीख सकता है और भारत का इसमें क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जो दिखने में शायद इंडिया के मणिपुर और हरियाणा से भी छोटा हो, लेकिन इसकी कामयाबी के किस्से इतने बड़े हैं कि उनका जितना बखान किया जाए उतना कम है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के डेटाबेस के मुताबिक आज इसराइल की पर कैपिटा इनकम 9 गुना बढ़कर $58,273 के मार्क पर पहुंच चुकी है। इसके साथ कतर 83,890 के बाद मिडिल ईस्ट की सेकेंड रिचेस्ट कंट्री बन जाती है। और तो और आज इसराइल की पर कैपिटा इनकम दुनिया के जाने माने डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन $46,370, जर्मनी $53,800, फ्रांस $45,190 और सऊदी अरेबिया $29,920 से भी ज्यादा है। अगर इसराइल के नेबर में नजर घुमाएं तो इसराइल की पर कैपिटा इनकम जॉर्डन से 11 गुना, इजिप्ट और लेबनान से लगभग 14 गुना ज्यादा है। लेकिन डेवलपमेंट की पीक तक पहुंचने का सफर इसराइल के लिए आसान नहीं था। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, इसराइल का जन्म बहुत ही हॉस्टाइल कंडीशंस में अनसर्टेनिटी और चैलेंजेस के बीच हुआ। इस वॉर टॉर्न कंट्री के पास न तो कोई खास नेचुरल रिसोर्सेज थे और न ही स्टेबिलिटी। सालों से चले आ रहे वॉर इसराइल की इकोनॉमी को छलनी कर चुके थे, लेकिन इसराइल ने अपनी हर वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर दिया। उसने अपने ऑड सर्कमस्टेंसेस को अपने फेवर में टर्न किया। जैसे रिसोर्स की स्कार्सिटी के साथ साथ देश की इकोनॉमिक क्राइसिस ने इजरायली सिटीजन्स को ग्रोथ के ऑल्टरनेटिव मेथड्स को ढूंढने के लिए पुश किया। इस स्कार्सिटी ने लोगों को अपना पोटेंशियल निखारने का खूब मौका दिया। फॉर एग्जांपल, पानी की एक्यूट शॉर्टेज से कोप अप करने के लिए इसराइल ने ड्रिप इरिगेशन और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स जैसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, जो आज ये पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के जरिए इसराइल ने अपने डेजर्ट्स को दुनिया के हाईली एडवांस एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी तब्दील किया। इसके अलावा इस देश ने इतने कम समय में जितने वॉर फेस किए, उन सभी ने देश की मिलिट्री को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए पुश किया। और ये टेक नॉलेज जब सिविलियन स्फीयर में पेनिट्रेट करने लगी, वहीं से इसराइल की थ्राइविंग टेक सीन की फाउंडेशंस बिल्ड हुई। और यही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इसराइल के इकोनॉमिक मिरेकल की कॉर्नरस्टोन बनी। इसके अलावा जब दुनिया के कोने कोने से, रशिया से लेकर अरेबिक और इथोपिया से लेकर इंग्लिश ज्यूज माइग्रेट करके इसराइल पहुंचे, तो इसराइल ने एक हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स के जरिए देश में साइंस और टेक और इनोवेटिव कल्चर को बूस्ट करना शुरू किया। ज्यूज की इस ह्यूज माइग्रेशन वेव को एब्जॉर्ब करना और इस पॉपुलेशन सर्च को मैनेज करना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन इसराइल ने इसको भी एक एसेट में तब्दील कर दिया। और यही सभी फैक्टर्स इसराइल के इकोनॉमिक मिरेकल की रेसिपी के सबसे क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स बन गए। आइए अब इस मिरेकल की रेसिपी पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, माना कि इसराइल को शुरुआत से ही वेस्टर्न कंट्रीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल था,
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल अपने इतिहास में लंबे समय तक सोशलिज्म को फॉलो करता आ रहा था। 1990s तक इजराइल में एक इंटरवेंशनिस्ट गवर्नमेंट रूल कर रही थी। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक इसी कारण अब से 4 दशक पहले इजराइल लगभग हर तरह की इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रहा था। हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट पर कैपिटा इनकम और इंपोर्ट्स पर उसकी बहुत हैवी रिलायंस रहती थी। 1984 में उसकी पर कैपिटा जीडीपी कुल $6,000 हुआ करती थी। इजरायली गवर्नमेंट बहुत हाई स्पेंडिंग का शिकार थी। इजराइल में टोटल स्पेंडिंग का मैसिव 75% हिस्सा गवर्नमेंट के द्वारा ही स्पेंड किया जाता था। इजराइल उस समय डिफेंस पर बहुत बड़े लेवल पर खर्च कर रहा था, क्योंकि ये देश अभी अभी एक मैसिव वॉर से ज्वाइन हो चुका था, जिसके कारण पूरी इकोनॉमी एक ह्यूज डेफिसिट में चल रही थी। 1985 तक आते आते इजराइल का डेट टू जीडीपी रेशियो 157% पहुंच गया। आपको यकीन नहीं होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब इजराइल का इन्फ्लेशन रेट 400% के भी ऊपर चला गया। कुल मिलाकर मिड 1980s में इजराइल की इकोनॉमी की हालत बहुत क्रूशियल मोड पर थी। लेकिन इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इजराइल ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई, उन्होंने इस इन्फ्लेशन रेट को सिंगल डिजिट में लाने के साथ साथ इजराइल को एशिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो अपने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इजराइल ने सबसे ज्यादा फोकस खुद की मिलिट्री सिक्योरिटी पर किया। इसके लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन लॉन्च किया और अपने बजट का एक ह्यूज पोर्शन डिफेंस पर खर्च किया। 1967 और 1973 के 2 मेजर वॉर्स के बाद इजराइल की मिलिट्री स्पेंडिंग उसके जीडीपी के 30.5% तक पहुंच गई। इस ह्यूज एक्सपेंडिचर के साथ साथ कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ने इजराइल की स्टार्टअप कम्युनिटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट अनलीश किया। मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन के तहत 18 वर्ष की आयु के बाद सभी इजरायली सिटीजन्स को मिलिट्री में सर्व करना पड़ता है। इस फेज में यंग इजरायलीज आईडीएफ की लीडिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं। जब यंग माइंड का एक्सपोजर इन हाईटेक वेपनरी से होता है तो ये फ्यूचर की मार्केट नीड्स, कमर्शियलाइजेशन और आर&डी के लिए नए आइडियाज भी कल्टीवेट करते हैं। इसको हम इजराइल की थ्राइविंग साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के एग्जांपल में साफ साफ देख सकते हैं। चेक पॉइंट, साइबर आर्क और सोलबिट जैसी इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनीज जिन सीईओज द्वारा रन की जाती हैं, उन्होंने एक समय में आईडीएफ की एलीट सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट 8200 में सर्व किया था। इसके अलावा ये मिलिट्री सर्विस यंग ट्रेनीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंस जैसी वैल्यूज भी इनकलकेट करती हैं। इन सॉफ्ट स्किल के साथ साथ इजराइल में वैल्यू किए जाने वाला रिस्क टेकिंग बिहेवियर इजरायलीज को चैलेंजिंग और रिस्की बिजनेस वेंचर परस्यू करने के लिए अर्ली एज से ही पुश करने लगता है। इजराइल का ह्यूज डिफेंस बजट हाईली ट्रेन्ड रिसर्चर्स का एक पूल क्रिएट करता है, जो आगे चलकर देश के डीपर आर&डी प्रोग्राम्स को बूस्ट करता है। यानी इजराइल की मिलिट्री सर्विस देश में सक्सेसफुल रिसर्च और इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी का एक फाउंडेशन सेट करती है। हालांकि 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ा तो उनको डिफेंस बजट में कटौती करनी पड़ी। वर्ल्ड बैंक डेटाबेस के मुताबिक 1995 तक इजराइल की जीडीपी का कुल 7.9% मिलिट्री स्पेंडिंग में एलोकेट किया जा रहा था, जबकि 2020 तक आते आते ये 5.6% तक रह गया। लेकिन आर&डी स्पेंडिंग जो 1996 में 2.5% ऑफ जीडीपी हुआ करती थी, वो 2022 तक आते आते जीडीपी के 5% तक इंक्रीज हो गई, जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट पोजीशन ऑक्युपाई करती है। इसके अलावा 1993 से इजराइल ने स्ट्रैटेजिकली टारगेटेड कंपनीज के क्लस्टर्स और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इजरायली गवर्नमेंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव योजना प्रोग्राम एक आउटस्टैंडिंग सक्सेस प्रूव हुई। इसके अंतर्गत उन्होंने 10 नए वेंचर कैपिटल फंड्स में इन्वेस्ट किया, जिनकी वैल्यू 1996 तक डबल से भी ज्यादा हो गई। आज तेल अवीव के इन एंड अराउंड जो हाईटेक सेक्टर एग्जिस्ट करता है, जिसको सिलिकॉन वादी भी कहा जाता है, वो दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव टेक क्लस्टर्स में से एक है। आज इजराइल को दुनिया का स्टार्टअप और इनोवेशन हब भी कहा जाता है। आज इजराइल में स्टार्टअप्स की सबसे हाई डेंसिटी होने के साथ साथ ये दुनिया भर में बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के इन्वेस्टमेंट का एक फेवरेट स्पॉट भी है। ये कंपनीज इजरायली टेक्नोलॉजीज खरीदने के साथ साथ यहाँ अपने रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स भी स्टैब्लिश करती हैं। उदाहरण के लिए 2017 के एंड में गूगल, फेसबुक, इंटेल कॉर्पोरेशन एंड एप्पल जैसे टेक जायंट्स के 365 एक्टिव फॉरेन आर&डी सेंटर्स ऑपरेट कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन सभी एफर्ट्स के जरिए यहाँ इजराइल को एक स्टार्टअप स्टेट बनने का पुश मिला और ये सीधे तौर पर इजराइल की इकोनॉमी को बूस्ट करता आ रहा है। इसके अलावा 1990s में जब यूएसएसआर का इंटीग्रेशन हुआ, तब लगभग 7,50,000 ज्यूज इजराइल वापस लौटे, जिससे इजराइल में एक पॉपुलेशन बूम देखने को मिला।
इतने बड़े स्केल पर इमिग्रेंट्स को एब्जॉर्ब और इंटीग्रेट करने की एबिलिटी ज्यादातर देशों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन इजराइल ने इन इमिग्रेशन वेव्स को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया। इजराइल ने जिन इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया वो हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड लोग थे, जैसे कि इंजीनियर्स, प्रोफेसर और साइंटिस्ट, जिनमें से ज्यादातर स्टेम फील्ड के ग्रेजुएट्स थे। इन स्किल्ड इमिग्रेंट्स ने अपनी प्रोफेशनल स्किल से इजराइल के यंग टेक इकोसिस्टम को ह्यूज बूस्ट प्रोवाइड किया। इजराइल ने इन इमिग्रेंट्स को सोसाइटी में एसिमिलेट करने के साथ साथ जिसे स्ट्रेटेजिक मैनर में यूटिलाइज किया, उसने इजरायली इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट प्रोवाइड किया। इमिग्रेंट्स नेचुरल रिस्क टेकर्स भी होते हैं, क्योंकि वो खुद को अपरूट करके फिर से स्टार्ट करने की कॉग्निटिव कैपेसिटी रखते हैं। इसके अलावा इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट इजराइल के बढ़ते मार्केट साइज पर भी देखने को मिला। अब देश में चीजें खरीदने, टैक्स देने और जॉब्स क्रिएट करने वाले ज्यादा लोग मौजूद थे। इन इमिग्रेंट्स के साथ साथ वेंचर कैपिटल मनी, इंटरनेट बूम, हार्ड हेडेडनेस और डिटर्मिनेशन और दशकों से चली आ रही फाइटिंग स्पिरिट ने इजराइल की थ्राइविंग टेक इंडस्ट्री की नींव रखी। आज इजराइल की सक्सेस का सबसे ज्यादा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह है उसकी R&D और इनोवेशन कैपेबिलिटीज को। फॉर एग्जाम्पल, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में इजराइल की पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ी है, लेकिन देश में जो पानी का अमाउंट कंज्यूम होता है वो लगभग सेम ही रहा है। इजराइल की उन्हीं स्टेलर इकोनॉमिक पॉलिसीज का नतीजा है जो आज इजरायली इकोनॉमी को इस मुकाम पर ले पहुंची है। इजरायली गवर्नमेंट ने यहाँ टेक्नोलॉजी और एलिवेटेड प्राइसेस को यूज करते हुए ये इंश्योर किया कि लोग वाटर को एक स्कार्स रिसोर्स कंसीडर करते हुए उसे जुडिशियसली इस्तेमाल करें। और ये तो इजरायली एंटरप्रेन्योरियल कल्चर का केवल एक एग्जाम्पल ही है जो उनकी हर इकोनॉमिक पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होता है। यही स्पिरिट इजराइल की हर इकोनॉमिक पॉलिसी की भी फाउंडेशन बनी। दोस्तों, इजराइल का टेक सीन भले ही उसकी टेक सक्सेस का सबसे विजिबल साइन हो, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने उसकी इकोनॉमी को नरिश किया। फॉर एग्जांपल, इजराइल ने अपने लिए बैंक ऑफ इजराइल, कमर्शियल बैंक्स, इजराइल सिक्योरिटीज अथॉरिटी और फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे सॉलिड रेगुलेटरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क क्रिएट किया, जिन्होंने क्राइसिस की सिचुएशन में खुद को बार बार प्रूव किया है। ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन करने वाला इनका ये फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक सिस्टम कुछ ऐसे टैलेंटेड लोगों द्वारा रन किया जाता है जिन्होंने वर्ल्ड क्लास स्किल सेट एक्वायर किया हुआ है। इसके अलावा लगभग पिछले 20 सालों में इजराइल ने फिस्कल रेस्ट्रेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, जिससे उनको अपने बजट्स कंट्रोल रखने में बहुत मदद मिलती है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शायद इजराइल का सबसे बड़ा इकोनॉमिक अचीवमेंट यही है कि उसने फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने में अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की। आजकल अक्सर इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, लेकिन ये किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ का बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। इसी का नतीजा है कि 2000 में इजराइल का जो डेट टू जीडीपी रेशियो 110 से 115% के आसपास था, वो आज घटकर मात्र 55% रह गया। ये लोअर डेट टू जीडीपी रेशियो इजरायली इकोनॉमी में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में गेम चेंजर साबित हुआ। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फिस्कल पॉलिसीज के अलावा इजराइल की इकोनॉमी में उसके लिबरलाइजेशन प्रोग्राम ने भी एक अहम भूमिका निभाई। असल में 1970s में इजराइल हाई इन्फ्लेशन का सामना कर रहा था। ऊपर से 1973 के यौम किपुर वॉर के कारण सरकार ने देश की ज्यादातर लेबर फोर्स को मिलिट्री एफर्ट्स में शामिल कर दिया। लगभग 6 महीने के लिए देश की सभी बिजनेस एक्टिविटीज पर ताला पड़ गया। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा लोगों की सैलरीज को आर्टिफिशियली इंक्रीज करने की कोशिश की गई तो सरकार का डेट और टैक्स रेट्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। 1980s में इजराइल हाइपर इन्फ्लेशन की चपेट में आया और 1984 में ये 445% तक पहुंच गया। इसने इजराइल की पूरी इकोनॉमी के फंक्शन को डिसरप्ट कर दिया। इजराइल को एक सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार होना पड़ा। 1985 में इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर शिमोन पेरेस, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज शुल्ट्ज और IMF इकोनॉमिस्ट स्टैनले फिशर ने एक स्टेबलाइजेशन प्लान प्रपोज किया। इजरायली गवर्नमेंट ने पब्लिक डेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन की ओर पुश किया गया। IMF के वर्किंग पेपर के मुताबिक इस स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के तहत सरकार ने सोशल सेक्टर की सब्सिडीज को कट किया, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में करने के लिए एक्टिव स्टेप्स लिए गए। इसके अलावा इजराइल ने करेंसी नेशनलिज्म के पीछे ना भागते हुए अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया और अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इजराइल को क्रेडिट सप्लाई रेगुलेट करने की पूरी ऑटोनॉमी दे दी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इजराइल ने देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के गेट्स को ओपन कर दिया और डिफेंस में सरकार की स्पेंडिंग जीडीपी के 25% से घटकर 5 to 6% तक आ गई और यही सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस देश की आ गई और यही सब एक टर्निंग पॉइंट बन गए। इसके रिजल्ट्स 1986 में ही दिखने शुरू हो गए। 12 महीनों का इन्फ्लेशन रेट जो मिड 1985 में 450% था,
वो 1986 तक आते आते 20% रह गया। IMF रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1986 में इजराइल का पर कैपिटा जीडीपी लगभग 8,000 था। वहीं 1996 तक आते आते ये $20,000 तक पंप हो गया। 2016 तक देश का पर कैपिटा जीडीपी $37,000 और अगले 5 सालों में ये $52,000 तक पहुंच गया। इजराइल के इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का सबसे पॉजिटिव इनकम उसके R&D इन्वेस्टमेंट में देखा गया। OECD के डेटा के मुताबिक 1996 में इजराइल अपने जीडीपी का कुल 2.6% R&D पर खर्च कर रहा था। उस दौरान भी ये US, UK और चाइना जैसी कंट्री से आगे था। खैर 2021 तक आते आते R&D पर इजराइल का एक्सपेंडिचर उसके जीडीपी के 5.6% तक बढ़ गया, जो आज दुनिया में नंबर 1 पोजीशन ऑक्युपाई करता है। OECD के मुताबिक इसके बाद इस लिस्ट में साउथ कोरिया 4.9% और फिर ताइवान 3.8% आता है। देश में R&D की हाई इंटेंसिटी ने एरोस्पेस, कंप्यूटर्स, फार्मास्यूटिकल्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन को बूस्ट किया और इस हाई क्वालिटी प्रोडक्शन ने देश के हाईटेक एक्सपोर्ट्स की नींव रखी। 2017 में इजराइल के हाईटेक एक्सपोर्ट्स की वैल्यू $3.12 बिलियन थी, जो इसके टोटल मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स में 8% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ये फिगर 2018 तक आते आते $10 बिलियन यानी 17% तक बूम कर गया। 2009 से 2014 के बीच ये फिगर 18 से 20% तक रहा, जबकि 2015 से 2019 के बीच ये 23% तक जा पहुंचा। 2021 में इजराइल ने $17 बिलियन वर्थ के हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, जो कि इसके टोटल मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स में 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ऐसी ही सिमिलर इक्वेशन हमें वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में भी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इजराइल के ऑलमोस्ट इमीडिएट नेबर सऊदी अरेबिया को देखें तो 2010 से 2020 के बीच इसके टोटल मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स में हाईटेक एक्सपोर्ट्स ने मात्र 1% से भी कम कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों, अभी तक हमने इजराइल के मॉडल को समझा है, लेकिन अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल है कि भारत इससे क्या सीख सकता है। दोस्तों, माना कि इजराइल जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली एक बेहद यूनिक कंट्री है और इंडिया इन सभी पैरामीटर्स पर इजराइल से काफी डिफरेंट है, और इसीलिए इजराइल का ये मॉडल कभी भी एज इट इज रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी उसके इस यूनिक एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले तो हमें देखना है कि कैसे इजराइल के हाईटेक टेक्नोलॉजी सेक्टर की ग्रोथ में 1990s में हुए ज्यूइश इमिग्रेशन का बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा। यहाँ से हमें एक ऑब्वियस टेक अवे ये मिलता है कि ह्यूमन कैपिटल को कैप्चर करना और फ्लरिश करना किसी भी देश की इनोवेशन स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। इजराइल ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्सेज से कंपनसेट किया। उसने ह्यूमन कैपिटल की अहमियत को समझते हुए उसको हर लेवल पर प्रायोरिटाइज किया। इंडिया में इस टेक अवे को सिग्निफिकेंट लेवल्स पर अप्लाई किया जा सकता है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी 1.4 बिलियन की ह्यूज पॉपुलेशन के साथ भारत एक मैसिव टैलेंट पूल ओन करता है। इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज उसकी यंग पॉपुलेशन में लाई करता है, जो उसको एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट की एक ह्यूज रिसोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए नेसेसरी सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है। इजराइल ने अपने यंग टैलेंट की नर्चरिंग के लिए स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, मेंटरशिप प्रोग्राम्स और सपोर्ट सिस्टम को इस तरह मजबूत किया कि वो वहाँ अर्ली एज से ही एक रिस्क टेकिंग और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कल्टीवेट करा सकें। इंडिया में भी हमें इसी तरह के सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की जरूरत है। अपनी ह्यूज ह्यूमन फोर्स की कैपेसिटीज को ग्रूम करने के साथ साथ देश के ब्रेन ट्रेन को परमिट करना हमारे इनोवेटिव कल्चर को बूस्ट करने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा दोनों इंडिया और इजराइल ने पिछले 1 दशक में स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज लॉन्च की और बहुत से यूनिकॉर्न्स भी प्रोड्यूस किए, लेकिन यहाँ दोनों के अप्रोच अलग अलग हैं। इंडिया के स्टार्टअप इंडिया कैंपेन ने इजी रजिस्ट्रेशन, टैक्स इंसेंटिव्स और फंडिंग सपोर्ट जैसी स्कीम्स को प्रमोट किया, जबकि इजराइल ने ग्रांट्स, इंक्यूबेटर्स या वेंचर कैपिटल जैसे सेवरल सपोर्ट प्रोग्राम्स के थ्रू एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर बिल्ड किया। यहाँ हम इजराइल से सीख सकते हैं कि हमें स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के साथ साथ कोलैबोरेटर्स, नॉलेज शेयरिंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज के लिए लिंकेज प्रोवाइड करके एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी को बिल्ड करने की जरूरत है। इंडिया के केस में स्टार्टअप क्लस्टर्स और टेक्नोलॉजी हब इस गैप को ब्रिज करने और स्टार्टअप्स के बीच सिनर्जीज को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा कि कैसे इजराइल की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस ने उसके यूथ में लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
टीम वर्क और अडेप्टेबिलिटी जैसी स्किल्स को मास लेवल पर प्रमोट किया। साथ ही हमने देखा कि कैसे आज बहुत से इजरायली स्टार्टअप्स मिलिट्री वेटरन्स के द्वारा रन किए जाते हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में अपने साथ अपनी वैल्यूएबल मिलिट्री ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन भी लेकर आते हैं। इंडिया में ये अग्निवीर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन और ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराता है। हालांकि इंडिया में कोई मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस नहीं है, लेकिन इंडिया अपनी वास्ट डिफेंस फोर्सेस को अग्निपथ जैसी यूथ फोकस्ड स्कीम के थ्रू देश में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और स्किल्स को बूस्ट करने के लिए डिप्लॉय कर सकता है। यहाँ इंडिया और इजराइल दोनों एक साथ मिलकर भी एक दूसरे के डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही ये अपनी ज्वाइंट डेवलपमेंट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही में इजराइल के DDR&D और उसके इंडियन काउंटर पार्ट काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने इसी डायरेक्शन में एक MOU साइन किया। इंडिया और इजराइल के पास वाटर, एग्रीकल्चर, काउंटर टेररिज्म और डिफेंस जैसे एरियाज में बायलैटरल कंसल्टेशन चैनल्स मौजूद है। इन सभी सेक्टर्स में दोनों कंट्रीज अपने कोलैबोरेटिव वेंचर्स बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए नवंबर 2021 में DRDO और DDR&D ने एक बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे कि ये दोनों देश ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के स्टार्टअप इकोसिस्टम MSMEs में इनोवेशन और R&D एक्सेलरेट कर पाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इजराइल की ये रिमार्केबल स्टोरी हमें सिखाती है कि कैसे इजराइल ने अपने सभी चैलेंजेस को एक एक करके इतने यूनिक एसेट्स में तब्दील किया कि वो उसके कल्चर ऑफ इनोवेशन की बेडरॉक बन गए। इसके स्टडी से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमें ये सीखने को मिलता है कि इनोवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कंपनीज या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के अंदर होती है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो एक ऐसे वाइडर कल्चर में थ्राइव करती है जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हर मुमकिन तरीके से वैल्यू करता है। इजराइल ने अपने हर सेक्टर को इसी एंड की ओर झोंक दिया और वहीं से इजराइल में दुनिया के सबसे रोबस्ट इनोवेशन कल्चर ने थ्राइव किया। फ्रीक्वेंट मिलिट्री अटैक्स, आइसोलेशन, स्मॉल साइज, ये रिसोर्सेज की शॉर्टेजेस जैसी सभी एडवर्सिटीज से डगमगाए बिना उसके पास जितना अवेलेबल था उसका उसने 100% यूटिलाइज किया। बिना रिसोर्सेज के खुद को इतना रिसोर्सेज बना दिया कि आज उसके रिसोर्सेज की मांग दुनिया भर में मशहूर है। कम होते हुए भी उससे ज्यादा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, शायद ये इजराइल की केस स्टडी का सबसे बड़ा टेक अवे है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.